अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त के बाद पीटीआई क़यादत की जानिब से वजाहतों और नई तावीलों का सिलसिला ताहाल जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ सूबाई हुकूमत और अपने MNAs पर एतमाद की बजाय बल्दियाती इंतखाबात की खुद निगरानी का ऐलान किया और आज ही एक ट्वीट में वज़ीर आज़म का कहना था कि पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात पर उठने वाले शोर में किसी को यह एहसास नहीं हो रहा कि ये इंतखाबात कामयाब जमहूरियतों में पाए जाने वाले निज़ाम की तर्ज पर जदीद और मुंतकिल शुदा इख्तियारात के हामिल बल्दियाती निज़ाम का नुक्ता आगाज़ हैं। बराह रास्त मुंतखब शुदा तहसील नाज़मीन मयारी हुकूमत में बेहतरी लाएंगे और मुस्तकबिल के कायदीन बनेंगे। उधर बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद तलब किया गया, जहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया कि इलेक्शन में कहाँ कहाँ और क्यों शिकस्त हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की हिदायत पर बल्दियाती इंतखाब में तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजूहात पर रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पीटीआई की शिकस्त की बुनियादी वजह महंगाई के अलावा बड़े अंदरूनी इख्तलाफात थे। बाज़ अरकान असम्बली की जानिब से तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को सपोर्ट नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी में गवर्नर, वज़रा, MPAs और MNAs के रिश्तेदारों और उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। सूबाई असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर महमूद जान के भाई एहतशाम खान, तहसील शाह आलम की बेयरशिप के लिए टिकट MPA अरबाब जहादात के भांजे अरबाब वकास खान, तहसील रडर के लिए सूबाई वजीर शहराम तरक्की के कज़न बुलंद इकबाल, वजीर दिफा परवेज खटक के बेटे इसहाक खटक को तहसील नौशेरा के चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के कज़न अताउल्ला को सवाबी से चेयरमैनशिप का टिकट दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस रिपोर्ट की रोशनी में मुखालिफ उम्मीदवारों को सपोर्ट करने पर 2 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म की जगह अब तहरीक इंसाफ के अंदर से ये बगावत की आवाज़ें उठ रही हैं। ज़िमनी इंतखाबात में पै दर पे बैक टू बैक शिकस्त और बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी के नतीजे में तहरीक इंसाफ अवामी मकबूलियत तेजी से खो रही है। साथ ही किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट देने को भी अब कोई तैयार नहीं है कि अपनी कमजोरियां देखें। आपको क्यों वोट नहीं मिले? पहले आपको वोट मिले 2018 में, 13 में और आपको अभी नहीं मिल रहे लोकल बॉडीज में, और आपके अपने जो वर्कर हैं वो टिकट लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके विलेज काउंसिल्स में आपके तो टिकटों पे नहीं हुए, मतलब उनको चाहिए था। हम जाते, हम उन्हें कहते थे कि आप ले, लेकिन वो नहीं ले रहे थे। यानी कि तो, पीटीआई का कोई टिकट लेने को तैयार नहीं ले। विलेज काउंसिल में आप देख लें जी, आप देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकटों की तकसीम, महंगाई और इख्तलाफात को शिकस्त की वजह करार दिया जा रहा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का दावा है कि पेशावर में MNA MPA ब्यूरोक्रेसी PTI की होने के बावजूद जब कुव्वतों ने हाथ हटाया तो बल्दियाती इंतखाबात में अंजाम सब ने देख लिया। मौलाना फजलुर रहमान क्या वजह बता रहे हैं, उनके पेश नज़र क्या है, जरा वो भी आपके सामने रखता है। साहब नतीजे जाली हैं, हुकूमतें जाली हैं, इनकी धांधली की पैदावार हुकूमतें हैं। आज जब थोड़ा सा उन कुव्वतों ने अपना हाथ पीछे किया तो फिर अंजाम आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया या नहीं देख लिया, और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में यही सूरत हाल बनी। थोड़ा सा हाथ हटाए, उनकी वजीरों की धमकियां, पूरा पेशावर सारे MPA उनके, पूरा पेशावर सारे MNA उनके, पूरा पेशावर सारी ब्यूरोक्रेसी उनकी, और उसके बावजूद जब थोड़ा सा हाथ हटा और लोगों के लिए रास्ता छोड़ दिया गया, हशर नशर देख लिया यानी आपने बेशक जब थोड़ा सा हाथ हटा तो नतीजा आपने देख लिया। ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ की शिकस्त के दौरान ही अपोजिशन जमातों की जानिब से अपनी मकबूलियत में इजाफे के दावे भी सामने आ रहे हैं। अपोजिशन जमातें मुमकिना डील्स के तासुर को भी नुमाया कर रही हैं। पीर के रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दावा किया था कि उन्हें भी हुकूमत गिराने की ऑफर की गई थी। है कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा तुम लोग ये फार्मूले बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। सवाल सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम। अभी तो मैंने लाहौर में कदम रखा, इंशाल्लाह इनकी विकेट पे, इनकी बॉलिंग पे, इन पे मैं सिक्सर्स मारूंगा। इन सबको हम समझाएंगे भी और दौड़ाएंगे भी मैदान से। साबिक सदर के इस बयान के तनाजुर में आज दी न्यूज़ में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने खबर दी है, जिसमें अस्करी ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि साबिक सदर के बयान पर अस्करी क़यादत का कहना है कि आसिफ अली जरदारी को चाहिए कि उस शख्स का नाम बताए जिसने उनसे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से राब्ता किया और मुस्तकबिल के सेटअप के हवाले से मदद की दरखास्त की। अस्करी ज़राए के मुताबिक हर बार गैर जिम्मेदाराना अंदाज से बयानात दिए जाते हैं और डील के इशारे दिए जाते हैं, और यह बात बदकिस्मती है और गैर जिम्मेदाराना है। उनका कहना था कि दिफाई उहदेदारों सियासतदानों के साथ किसी भी गैर ज़रूरी बहस में नहीं पड़ना चाहिए जो बेबुनियाद और अजीब बयानात देते हैं। सवाल ये है
कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से किसने बात की है, ऑपोजिशन जमातों की जानिब से डील का तासुर क्यों दिया जाता है, टेलीफोन कॉल्स और मुलाकातों की खबरें कौन जारी करता है, क्या वाकई तहरीक इंसाफ की नाकामी पर ऑपोजिशन अपनी सीवी पेश कर रही है, ऑपोजिशन ये बता रही है कि हमारी कारकर्दगी इस काबिल है कि हम मुतबादिल हो सकते हैं, हुकूमत के खात्मे के बाद अगला ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑपोजिशन से मुलाकातें और गुफ्तगू आखिर कन कौन रहा है। सवाल तो ये भी है कि मुल्क को अंधेरों से कौन निकाल सकता है, क्या रोशनियों तक का सफर वही साबिका हुकूमती हैं जिनको ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। साबिक सदर के बयान की तरदीद अस्करी ज़राए ने तो कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून इस हवाले से किस तरह अपनी प्रेजेंटेशंस को बेहतर बनाकर पेश कर रही है, वो अपनी कारकर्दगी अपनी सीवी कैसे पेश कर रही है, ज़रा उसकी झलक भी आपके सामने रखता है। साहब का मेरे से जो रिश्ता है वो एक बाप बेटी का है, लेकिन कतई नजर इससे शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, सीनियर मोस्ट हैं, फ्रंट रनर हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जमात फैसला करेगी, लेकिन जमात ने अपना फैसला जो है, इख्तियार जो है वो नवाज शरीफ साहब को दिया हुआ है। अब मरियम नवाज की हिचकिचाहट के साथ ही कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भी सवालात हो रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ की वतन वापसी ताहाल मुमकिन दिखाई नहीं देती है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने उनकी वतन वापसी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे जब नून लीग दरखास्त करेगी, यानी लग रहा है कि अभी नून लीग उनसे दरखास्त कर रही है कि वतन वापस नहीं आए। साद रफीक आज क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। मैं तो आपको पता है अहम रहनुमा नहीं हूँ तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वतन तो उन्होंने ज़रूर आना है, पर वो तभी आएंगे जब उनकी जमात उनको दरखास्त करेगी। और PMLN ये समझती है कि मियां साहब को अभी जहाँ हैं वहीं रहना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए और जालिमों के हत्थे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये तारीख़ दुनिया की बताती है कि क़यादतें जो हैं वो जलावतनी में तहरीकों की क़यादत करती रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साफ़ी साहब, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जैसे ही कुव्वतों ने हाथ हटाया तो आपने नताइज खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में देख लिए, मौलाना का तासुर किस हद तक दुरुस्त है? हाँ, मैं उस दिन खुद पेशावर में था और उससे पहले कैंपेन पे भी नज़र थी, तो मुझे ये महसूस हुआ कि पिछले यानी कई सालों में 4-5 सालों में पहली मरतबा एक ऐसा इलेक्शन था कि जो सियासी जमातों के दरमियान था। हुकूमत अगरचे पूरी तरह इन्वॉल्व थी, लेकिन कौम के वसीतर मफाद में जो मुदाखलत की जाती है वो मुझे देखने को नहीं मिली। साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? क्या वो हुकूमत की नाअहली है, मिसमैनेजमेंट है, पुअर परफॉर्मेंस है, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो पेज बरकरार नहीं है, या फिर आपको लगता है कोई और बात है? नहीं, इम्पोर्टेंट बात क्या है या अनहोनी बात क्या है, ये तो मामूल की बात है पूरी जमहूरी दुनिया में कि जिसका काम होता है वो वही काम करता है। असल में हम चूँकि इतने आदी हो गए हैं अनयूजुअल मुदाखलत के और अनयूजुअल कामों के कि अगर कभी रूटीन के मुताबिक काम हो गया और आइन के मुताबिक काम हो गया और इदारों ने अपने आप को आइनी हदूद में रखा तो हमें वो अजीब लग रहा है। नहीं, आपको लगता है कि इस वक्त हुकूमत खुद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गई है या वापसी का रास्ता है? क्योंकि खान साहब तो ट्वीट्स करके बता रहे हैं, वो कोर कमेटी के इजलास बुला रहे हैं, उन्होंने महमूद खान साहब को भी आज बुलाया। वो दिखाई ये दे रहा है क्योंकि उन्होंने कहा कि जो दूसरा मरहला है ना सिर्फ वो उसकी खुद निगरानी करेंगे बल्कि पूरे मुल्क भर के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे अब वो खुद उनको मॉनिटर करेंगे, यानी वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया हुआ है। उन्होंने फरमाया है कि जी हमारे जो गलत सिलेक्शन की वजह से ये नतीजा आया। इस हद तक मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि आज से कई साल पहले जो एक गलत सिलेक्शन हुई थी उसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है। लेकिन ये जो वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ खुद करूँगा, तो एक तो ये है कि अगर वो खुद किसी की सिलेक्शन थे तो महमूद खान उनकी सिलेक्शन थे, शाह फरमान उनकी सिलेक्शन थे, जो असद कैसर उनकी सिलेक्शन है, और ये सारी सिलेक्शन उन लोगों ने की थी। और खैबर पख्तूनख्वा में मैं ये जानता हूँ कि कैंडिडेट के इंतखाब से लेके इलेक्शन के दिन तक हर अमल में इमरान खान साहब पूरी तरह इन्वॉल्व रहे। और आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने उनको पहले से वार्न किया, मना किया, उसके बावजूद भी वो उधर गए। तो ये सब कुछ उनकी निगरानी में होता रहा। ऐसी बात नहीं है कि या कैंडिडेट जो थे वो उनके नोटिस में नहीं थे। और इससे पहले जो है
वो कौन से, अब वो जो कह रहे हैं अगर मेरिट का तकाजा हो और अगर पिछले 2018 में वाकई इलेक्शन हुआ था तो फिर परवेज़ खटक ने तो बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था ना, कि वो खैबर पख्तूनख्वा जहां दोबारा किसी की हुकूमत नहीं आई उसने अपनी सीटें बढ़ा दी थी, तो इमरान खान साहब ने तो उनको कुड्डे लाइन लगा दिया और उसकी बजाय उस जीत में जिसका कोई किरदार नहीं था, जो अपनी सीट सिर्फ परवेज़ खटक और इमरान खान की और कौम के वसीतर मफाद में वो जीते थे उनकी बरकतों से, तो उनको वज़ीर आला उन्होंने बना दिया। तो या तो ये कि इमरान खान साहब ख़ुद भी उस 2018 के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानते थे, वरना तो फिर तो परवेज़ खटक को उसका सिला मिलना चाहिए था। तो ये अब उनके खामखा के एक उज़र हैं कि जी कैंडिडेट की सिलेक्शन किसी और ने की थी, और पाकिस्तान में यही होता है कि चूँकि ना लीडर से कोई पूछ सकता है, ना उन पे कोई तनकीद कर सकता है, ना वो कोई गलती ये मानता है कि मुझसे कोई गलती हो सकती है, तो अब उसके लिए ये उज़र के जैसे उनको ख़बर नहीं थी और ये जो कैंडिडेट की सिलेक्शन थी वो गलत बुनियाद। तो इससे पहले आप देखें सेनेट का इलेक्शन, सेनेट में किसको टिकट दिए थे? वो तो इमरान खान साहब ने अपने मुबारक हाथों से दिए थे ना। लेकिन ना साफी साहब, अच्छे कामों का क्रेडिट तो हर कोई लेता है, उसकी सताइश तो हर कोई समेटना चाहता है, लेकिन जो बुरी चीजें हैं उसका बोझ एक दूसरे पर डाला जाता है। और दिखाई ये दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग एक दूसरे पर इस नाकामी का बोझ डाल रहे हैं। अभी ये आवाज आ रही है, एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने को शायद कोई तैयार नहीं है। डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली टू से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है? ये वाकई ऐसा है? नहीं, देखें, एक तो इससे पहले आप देखें कि ज़्यादा इख्तिलाफात आए थे सेनेट के इलेक्शन में, क्योंकि हमारे सूबे में सिगरेट इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने ख़ानदान हैं उन चारों के चारों ख़ानदानों को इमरान खान साहब ने सेनेट के टिकट दिए थे जी। और अपने पार्टी के जो लोग थे उनको इग्नोर किया था, तो उस पर भी बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ था। इसी तरह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में आप देखें कि ये कह रहे थे कि मौरूसी सियासत हम ख़त्म करेंगे, तो असद कैसर ने अपने भाई को MPA बना दिया, परवेज़ खटक ने अपने भाई को MPA बना दिया, अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई को MPA बना दिया। तो फिर तो उस वक़्त भी बहुत सारे लोग नाराज़ थे और वो कह रहे थे कि PTI के उसूलों के ख़िलाफ़ है। लेकिन असल में हुआ यही है कि बैड गवर्नेंस की वजह से लोग, जितनी आपकी ज़्यादा तवक्कुआत किसी से होती है उतना ज़्यादा फिर आपको उन पे गुस्सा भी आता है। तो सिर्फ ये नहीं कि PTI से लोग नालां हो गए हैं, बल्कि लोगों पे एक गुस्सा और नफ़रत भी है। अब मसलन मौलाना फजल रहमान ने कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया था, लेकिन चूँकि वो डट के मुखालफत कर रहे थे तो इनकी नफ़रत में ये वोट उधर जाके मिला है। तो असल मसला तो बैड गवर्नेंस है, महंगाई है, लोग करप्शन है, लोगों के तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरना है, और फिर एक हद तक आमेज़ रवैया है जो इनके। लेकिन साहब ये मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, महंगाई, लोगों की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरना, इन तमाम तर इश्यूज़ को, ये जो अवामी इश्यूज़ हैं, इनको रिजॉल्व कौन कर सकता है? यानी अगर मैं मजीद सादा करके पूछूं तो ये बताइए कि इफ़ नॉट इमरान खान देन व्हाट? मुतबादिल कौन है फिर? मुतबादिल वही होगा जिसको आवाम जेन्युइनली मुंतखब कर लें। लेकिन आवाम को ये मौका दिया जाएगा, आवाम को ये मौका दिया जाएगा कि जेन्युइनली वही रिजल्ट्स हो जिसको आवाम मुंतखब करे, वही आए? चाहिए उन मुल्की हालात का भी तकाजा है, आईन का भी तकाजा है, मईशत का भी तकाजा है कि आवाम को अपना फैसला करने दिया जाए आज़ादी के साथ। अच्छा देखिए साहिब साहब, इस वक्त ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है ऑपोजिशन जमातों की तरफ से भी कि उनसे राब्ते हो रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब जिसको आप लेकर आए थे इसको अपनी टर्म मुकम्मल करने दें, फिर हमारे साथ कोई बात होगी। क्या वाकई ऐसा है या पब्लिक को ये दिखाया जा रहा है और बिहाइंड द कर्टन्स बातें हो रही हैं? ये किसके राब्तों की आप बात कर रहे हैं? मैं पावर ब्रोकर्स मुख्तदिर हलकों के साथ कुछ लोगों की मुलाकातों की बात कर रहा हूं, यानी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। क्या वाकई ये इस अपॉर्चुनिटी को कि इमरान खान साहब से हाथ जरा देर के लिए हटा है तो हम फौरी तौर पे फायदा उठा लें? देखिए, जहां पे भी कोई होता है मुख्तदिर, जहां पे भी कोई होता है तो उनसे लोग राब्ते की भी कोशिश करते हैं और उनको अपीज करने की भी कोशिश करते हैं। मसलन आलमी सतह पे अमेरिका मुख्तदिर है, तो आप देखते नहीं है कि हमारे मुल्क में कौन सी ताकत है जो अमेरिका को अपीज़ करने की कोशिश नहीं करती, जो उनसे राब्तों की कोशिश नहीं करती। ये कितना अरसा हो गया वो कॉल अटेंड नहीं करते हमारे साहब, फिर भी कॉलों की कोशिश कर रहे हैं। कभी मोहित यूसुफ को जरगे में भेज देते हैं, कभी किसी और को भेज देते हैं। तो ये तो इंसानी नफ्सियात है कि जिधर ताकत होती है
लोग उनसे राब्ते की भी कोशिश करते हैं और उनको अपीस करने की भी कोशिश करते हैं। तो साफी साहब, उनके फेवरेट्स इस वक्त कौन है? मतलब आपको क्या लगता है कौन बेहतर पोजीशन में है कि इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाए? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है? पता होगा कि उनका फेवरेट इस वक्त कौन है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि किसी के फेवरेट की बजाय आवाम के फेवरेट को मौका देना चाहिए। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार से मुतालिक बहुत सारी बातें चल रही हैं। कुछ लोग समझते हैं शहबाज शरीफ है, मरियम बीबी का नाम लेने वाले भी हैं, नवाज शरीफ साहब से मुतालिक भी बातें हो रही हैं। तो ये तासुर क्यों दिया जा रहा है? क्या इसलिए कि मुख्तदिर हलकों को सूटेबल है उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को प्रमोट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम लोग तैयार हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर कोई हर वक्त तैयार होता है, ऐसी उसमें कोई बात नहीं है, और माजी में भी तैयार रहे थे। और ये वैसे शहबाज शरीफ का लोग कर रहे हैं। शहबाज शरीफ कोई भी काम नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। और साफी साहब, आने वाले दिनों में आपको लगता है, क्योंकि अभी तो इन हाउस चेंज की बातें करने वाले भी काफ़ी खामोश हो गए हैं, गो के कहा जा रहा है, लेकिन इन हाउस चेंज जो ला सकते हैं पार्लियामान के अंदर वो लाना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा इस्तीफों वाला ऑप्शन भी दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कोई ऐसी स्टेज आ सकती है जहां पर इमरान खान साहब, क्योंकि पहले कह चुके हैं कि मेरे लिए ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठना भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो डिसॉल्व करके असम्बलियां ऑपोजिशन बेंचेस पर आ जाएं? देखिए, पाकिस्तान में मैं सिर्फ आज के हालात पे तबसरा कर सकता हूँ, कल के बारे में मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रिडिक्शन वहाँ कर सकते हैं, तज्जिया वहाँ कर सकते हैं जहाँ गेम के रूल्स मालूम हो। मैं तो सिकंदर बख्त को तज्जियाकार समझता हूँ, बाकी क्रिकेटर को समझता हूँ, क्योंकि क्रिकेट के रूल्स मालूम है, उस पर वो तबसरा कर सकते हैं। यहाँ तो सियासत जो है ना आइन के मुताबिक चल रहा है ना निज़ाम के मुताबिक चल रहा है, तो इधर चंद अफराद के हाथों में कौम की तकदीर है, तो उनके दिल में कल क्या आता है तो वो तो जाहिर बात है, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, मैं तो नहीं जानता। साहिब आप बड़े साहिब बसीरत हैं, आपको बहुत कुछ पता होता है, अंदर की खबरें भी लाते हैं। मुझे सिर्फ लास्टली ये बता दीजिएगा कि इससे पहले बहुत प्रॉब्लम्स आई खान साहब के लिए, बिहाइंड यू स्किपर के ट्रेंड भी चलते रहे ट्विटर पे। क्या अब की बार खान साहब इस भंवर से निकल आएंगे या मुश्किल लग रहा है? नहीं, देखिए, बहरहाल मुल्क तो क्राइसिस में है, और मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है कि मुल्क के असल मालिकों को इमरान खान साहब की हुकूमत और मुल्क में से एक का इंतखाब करना होगा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे IMF की शर्त कैसे आएगा मिनी बजट, और अगर मिनी बजट आएगा तो फिर अवाम हुकूमत के साथ क्या करेंगे, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के असरात मुल्क की मईशत पर पड़ने के खदशात में तेजी से इजाफा हो रहा है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज की अगली किस्त के हुसूल का मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब के कर्ज के हुसूल के लिए 12 जनवरी की डेडलाइन है, क्योंकि 12 जनवरी को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस बार भी कर्ज की रकम मिलने के इम्कान तकरीबन मादूम हो गए हैं। IMF बोर्ड मीटिंग से 2 हफ्ते कबल पाकिस्तान को फाइनेंस ज़िम्नी बिल और स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कराना था। इंतखाबात में शिकस्त के बाद हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे यानी IMF से $1 अरब कर्ज की किस्त हासिल करने के लिए फाइनेंस बिल पेश करने का फैसला मुअख्खर कर दिया है। वफाकी काबीना ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त और कौमी सलामती पर पड़ने वाले असरात के तनाजुर में मिनी बजट और मुतनाज़ स्टेट बैंक खुद मुख्तारी बिल की मंजूरी रोक दी है। IMF की शराइत पर 360 अरब से जायद का मिनी बजट बड़ा चैलेंज है और हुकूमत ने एक बार फिर IMF से मुज़ाकरात का फैसला किया है। पार्लियामेंट से मंजूरी तवील वक्त ले सकती है, फौरी मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास बुलाना मुमकिन है। हुकूमत ने 360 अरब से जायद का मिनी बजट पार्लियामान की बजाय ऑर्डिनेंस के जरिए लाने का फैसला भी किया, यानी एक तरफ तो कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ, फाइनेंस बिल की सूरत में नहीं आएगा, दूसरी तरफ जरा ये बता रहे हैं कि हुकूमत ऑर्डिनेंस ला सकती है। जहां मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जा रहा है, वहीं हुकूमत वक्ती खतरात से निपटने के लिए कमर्शियल बैंक से कर्ज लेने की कोशिश भी कर रही है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने तकरीबन $4 बिलियन के इंतहाई महंगे कलील मुद्दती गैर मुल्की तजारती कर्जों की मंजूरी दी है, यानी उसका पैरेलल जो है
वो कमर्शियल लोन्स, कमर्शियल बैंक से रकम है, लेकिन ये रकम किन शराइत पर ली जाएगी, जाहिर है ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर उसको उतारना उससे भी बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF की शर्त पर खुद मुख्तारी देने के लिए तैयारियों में मसरूफ है, लेकिन सियासी कौमी सलामती के इदारे इस बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। किसी भी मरकजी बैंक के लिए सबसे अहम मकसद महंगाई के वाज़े हदफ के जरिए कीमतों में इस्तेहकाम है, लेकिन ये SBP तरमीमी बिल इन मकासद को हज़फ कर दिया है। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि उसे मरकजी बैंक से कर्ज लेने की इजाज़त दी जाए, मगर IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और स्टेट बैंक के बाबानी एहतसाब पर भी इत्तफाक नहीं किया। मरकजी बैंक से कर्ज लेने पर पाबंदी ने हुकूमत को कमर्शियल बैंकों के रहमो करम पर छोड़ दिया है, जिन्होंने हालिया हफ्तों में शरह सूद का मुतालबा किया है, जो अहम पॉलिसी की शरह से काफ़ी ज़्यादा है। मरकजी बैंक का मुनाफा भी 100% वफाकी हुकूमत को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। IMF ने मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को कोऑर्डिनेशन बोर्ड को बरकरार रखने का पाकिस्तान का मुतालबा भी मुस्तरद किया है। वजीर कानून के मुताबिक $3 के गैर मुल्की तिजारती कर्जों की मंजूरी फेडरल कैबिनेट ने दिया है। हुकूमत एक मरतबा फिर शॉर्ट टर्म लोन्स लेने जा रही है, जो इससे बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है। और अगर इन लोन्स की तफसीलात आपके सामने रखें तो वो भी बहुत हैरान कुन है। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर शाया हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि वफाकी हुकूमत ने दुबई इस्लामिक बैंक से $420 मिलियन, स्विस क्रेडिट से $85 मिलियन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक चीन से $800 मिलियन, इसी तरह इको ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक से $40 मिलियन, अजमान बैंक से $350 मिलियन, चाइना डेवलपमेंट बैंक से $1 मिलियन, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक से $800 मिलियन और मशरिक बैंक से $270.5 मिलियन कर्ज लेने की मंजूरी दी है। इसी दौरान वफाकी इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि मुल्क के तमाम माशी आशारिये मस्बत समत में हैं। आखिर इसके पीछे क्या मंतक है, बात करेंगे। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ज़ाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि 12 जनवरी की डेडलाइन अब करीब है। IMF के साथ $1 अरब की ट्रांच की मंजूरी से मुतालिक जो जायजा इजलास है बड़ा अहम है, लेकिन अभी तक हुकूमत मखमसे का शिकार है कि फाइनेंस बिल लाया जाए नहीं लाया जाए, मिनी बजट लाएंगे, 360 अरब रुपए का मामला है। अगर ये नहीं होता तो क्या वो ट्रांच जारी हो सकेगी, $1 अरब IMF से मिल सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात तय हो चुकी थी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जो मिनी बजट है, जो फाइनेंस बिल मॉडिफाइड है, उसको हम लाएंगे इस हफ्ते, मगर अभी तक ऐसी बात नहीं हुई। आपने ठीक कहा और ख्याल ये है कि शायद बजट इस पे कल कैबिनेट की मीटिंग में भी डिस्कशन नहीं हुआ। तो ये बात कुछ मेरे ख्याल से इस तरह हो रही है कि एहसास इस बात का हो रहा है कि अगर ये मिनी बजट लाया जाए तो उससे अफरात-ए-ज़र में और इजाफा होने का खतरा मौजूद है। हुकूमत इस वक्त कुछ परेशान है। आपने देखा जो इलेक्शंस हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और मेरा ख्याल ये कि वो कुछ वक्त चाहते हैं कि कोशिश करें कि किसी तरह से हालात कुछ बेहतर हों तो फिर मिनी बजट लाएं। उसके नतीजे में यकीनन डिले होगा IMF के प्रोग्राम को फिर से जारी होने में। 6th रिव्यू जब तक कंप्लीट नहीं होता है, आपको $1 अरब नहीं मिलेंगे। डॉक्टर साहब, 6th रिव्यू 12 जनवरी की उस टाइमलाइन को मीट किए बगैर कैसे मुकम्मल हो सकता है? अगर को फाइनेंस बिल नहीं आता है, इस हवाले से मिनी बजट पेश नहीं किया जाता है, तो IMF को कैसे राजी कर पाएंगे? क्या IMF राजी हो जाएगा या फिर $1 बिलियन की जो ट्रांच है वो जारी नहीं होगी? देखिए, IMF इस वक्त उनका अंदाज जो है कुछ सख्त है, और मेरा ख्याल ये है कि जो प्रायर एक्शंस वाज़ेह तौर पर कहे गए थे, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं बोर्ड की मीटिंग से पहले 12 तारीख को जनवरी में, तो 6th रिव्यू सस्पेंडेड रहेगा और इस पाकिस्तान को कोई पैसे इस वक्त नहीं मिलेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं, क्योंकि अगर फाइनेंस बिल के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली वो एक लेंथी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग हो सकता है, तो कहीं कुछ हलकों का ये ख्याल है कि हुकूमत इस पर ऑर्डिनेंस भी ला सकती है। गो के गुज़श्ता माह ऑर्डिनेंस लाने से मुताल्लिक IMF ने गो हेड नहीं दिया था, उन्होंने इस बात से इत्तफाक नहीं किया था, लेकिन आपको लगता है कि मिनी बजट का मामला फाइनेंस बिल के बजाय अब ऑर्डिनेंस के जरिए से हल किया जा सकता है? देखिए, ऐसा बहुत कम होता है। जब आप टैक्स के निज़ाम में तब्दीली लाते हैं, रेट्स में चेंज लाते हैं, तो ये एक ही तरीका है और वो मिनी बजट का है। फाइनेंस बिल को आप लाते हैं और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे नेशनल असेंबली में की जाती है, उस पर बहस होता है और फिर फाइनलाइज होता है। तो ये ऑर्डिनेंस का जो जरिया है वो
टैक्सेशन मामलात में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नहीं अप्लाई करता। डॉक्टर साहब देखिए, मिनी बजट का मामला कैबिनेट के अंदर तो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन कैबिनेट के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर वजीर कानून फरूख नसीम साहब ये बता रहे हैं कि 3.9 बिलियन डॉलर्स के जो गैर मुल्की तिजारती कर्जे हैं उस हवाले से कैबिनेट के अंदर जरूर डिस्कशन हुई है, और हो सकता है 3.9 बिलियन डॉलर्स के जो कर्जे हैं उसके हवाले से जो है हुकूमत आगे मूव करे, क्योंकि कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी है। तो आपको लगता है कि IMF की बजाय जो महंगे कमर्शियल लोन्स हैं हुकूमत उसका रुजू करेगी उस तरफ? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान को स्टेट बैंक खुद ये कह रहा है कि रवा साल पाकिस्तान को तकरीबन 26 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। इसमें आपका तिजारती खसारा और जो रकम हमें कर्ज़ों की वापसी के लिए इंतज़ाम करना है, ये जो अमाउंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो यकीनन कुछ हेल्प करेगा। इससे पहले सऊदी अरेबिया से जो पैसा आया और उससे पहले जो IMF की तरफ से SDRs हमें मिले, मगर जो हमें ज़रूरत है वो इतना बड़ा अमाउंट है कि उसको हासिल करने में बड़ी दिक्कत होगी। अगर आप कमर्शियल बैंक्स की तरफ जाएंगे तो वो आपसे बड़े स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखेंगे, जिस तरह सऊदी अरेबिया ने ही रखा है। और दूसरी तरफ आप अगर बॉन्ड्स फ्लोट करेंगे तो आपको सर सूद बहुत ज़्यादा इस वक्त देना पड़ेगा, खास तौर पे अगर IMF प्रोग्राम का आपके पास कवर या अम्ब्रेला ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि सेंट्रल बैंक ये कह रहा है कि 26 अरब डॉलर तो दरकार होंगे, और उसके साथ ही जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे पास इस वक्त व्हाट ऑप्शंस आर वी लेफ्ट विद, और अगर वो नहीं होते हैं तो फिर डॉलर इसी तरह स्काई रॉकेटिंग रहेगा, इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल है वो ऐसी रहेगी, करंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी काबू में नहीं आ पा रहा है। तो हुकूमत जो ऑलरेडी महंगाई के अफरीत से दो चार है, ये जिन तो बेकाबू रहेगा फिर ये समझा जाए। हुकूमत को टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर दरामदात को कम करना है। जो भी हो जाए, IMF हो या ना हो, पाकिस्तान को अपने दरामदात को कम करना है, और उसके लिए आपको मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आपने कुछ रेगुलेटरीज इजाफा किया मगर उससे असर कुछ नहीं हुआ। आपने कुछ इंपोर्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई, उससे नहीं हुआ। अब वक्त ऐसा आ गया है कि पाकिस्तान को इंपोर्ट कोटास की तरफ जाना पड़ेगा। नॉन एसेंशियल आइटम्स जिसमें नुमाया तौर पर गाड़ियां हैं, आपके फ़ोन हैं, आपके जो एग्जॉटिक खाने पीने की चीज़ें हैं वगैरह वगैरह, अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को कि हमें कोटास की तरफ मजबूरन जाना पड़ेगा, वरना आपका तिजारती खसारा इस हद तक बढ़ जाएगा कि आप उसको फाइनेंस करने में आपको अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल करना पड़ेंगे। जिस तरह आपने 2017-18 में जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 19 अरब तक चले गया था डॉलर, तो आपके रिजर्व्स तकरीबन गिरा के 9 अरब डॉलर तक नीचे आ गए थे। डॉक्टर साहब उसके साथ साथ ये जो आम आदमी को रिलीफ देने वाला मामला है, देखिए पेट्रोलियम के ऊपर हमने ना सिर्फ लेवी बढ़ा रहे हैं बल्कि उसके ऊपर GST भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस तरफ भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। दूसरी तरफ अगर हमारे पास ये IMF की ट्रांच वाला मामला है, इफ इट रियली गेट्स हैंगिंग इन द एयर तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी होगी। तो ये कहिएगा सर कि ये जो रुपया डिवैल्यू हो रहा है, स्काई रॉकेटिंग है डॉलर हमारे यहाँ, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आने वाले दिनों में कुछ उम्मीद रखी जाए? क्योंकि खान साहब तो ये कहते हैं कि सर्दियों का मौसम है, ये गुजर जाए तो उसके बाद बहुत बेहतरी हो जाएगी। क्या बेहतरी के इम्कानात हैं आपको कीपिंग दिस पोजीशन इंटैक्ट? प्राइम मिनिस्टर साहब का मेरे ख्याल से अंदाजा ये है कि आने वाले महीनों में जो बाहर कीमतों में बहुत इजाफा हुआ था वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह ओमिक्रॉन है। और यकीनन अब आप असर तो देख रहे हैं। आपने देखा कि तेल की कीमत जो है वो 40 से 80 डॉलर फी बैरल चली गई थी, अब 70 डॉलर पे आ गई है। अगर इस तरह चीज़ों में कमी आना शुरू हो गई हमारे दरामदाद में, तो इससे यकीनन कुछ हमें फ़र्क पता चलेगा, अफरात-ज़र में कुछ कमी आएगी। मगर ऐसा अगर पूरे तौर पर नहीं होता है तो आप ये देखिए कि आपका जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 19% तक पहुंच चुका है। ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है।
और होलसेल प्राइस इंडेक्स 27-28% असर बाद में पड़ता है हमारे रिटेल प्राइसेस पर। तो इस वक्त अफराते ज़र में बहुत इजाफा है और दूसरी तरफ रुपए की कदर में कमी आ रही है। अब आप ये देखिए कि सरे सूद को बढ़ाया हमारे स्टेट बैंक ने कुछ दिन पहले, उसका कोई असर रुपए पर नहीं हुआ है। तो यानी कि अभी तक रिस्क बहुत ज्यादा है और रेमिटेंसेस कम होने का भी खतरा मौजूद है, इसलिए कि हवाला का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस वक्त परेशानी तो है और काफी बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, इसको कंपैरिजन किया जाता है और फिर जवाब पेश किया जाता है कि आप टर्किश लीरा को देखिए, टर्किश लीरा कितना डीवैल्यू हुआ है कंपैरेटिवली डॉलर के, फिर इंडियन करेंसी के हवाले से कहा जाता है और ये जवाब दिया जाता है। आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड एग्जांपल्स हैं, ये कंपैरिजन ड्रॉ किए जा सकते हैं इस तरह से? देखिए, टर्की के रिजर्व्स जो हैं इंपोर्ट्स के लिहाज से अभी भी हमसे बेहतर, और टर्की में हुआ यह है कि मॉनेटरी एक्सपेंशन इतने तेजी से किया गया कोविड के बाद ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो। उसके नतीजे में जो मॉनेटरी एक्सपेंशन की वजह से बहुत तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं। यकीनन आप ठीक कह रहे हैं कि लीरा जो है वो 20% गिरा है रिसेंटली, मगर कंपैरिजन इसलिए नामुनासिब है कि पाकिस्तान के पास उस तरह की गुंजाइश मौजूद हैं, जो हमारी रेटिंग्स हैं क्रेडिट की, वो अभी भी तुर्की के सामने कुछ कम हैं। और इस इलाके में हम सिर्फ एक और मुल्क से बेहतर रेटिंग है हमारी, और वो श्रीलंका है जो बहुत ही बुरे हालात में हंस। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे ड्यूरेंट लाइन पर बाढ़ किसने उखाड़ी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो की हकीकत क्या है आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार के बाद पूरी दुनिया ने अफगान अवाम को छोड़ दिया है, लेकिन पाकिस्तानी क़यादत और पाकिस्तानी अवाम मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने अफगान बहरान का हल निकालने के लिए आलमी सतह पर भरपूर लॉबिंग की, यही नहीं बल्कि OIC वज़राए ख़ारजा के इजलास की मेज़बानी भी की। लेकिन आज सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान और दीगर ममालिक के खिलाफ एक वीडियो को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि नंगरहार के इलाके गोश्ता में अफगान तालिबान ड्यूरेंट लाइन पर लगी बाढ़ उतार कर ले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में चादर ओढ़े एक शख्स को देखा जा सकता है जो पहाड़ पर मौजूद दूर दूर से खबरदार कर रहा है। मज़कूरा शख्स के बारे में दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर बशीर है, ये तालिबान इंटेलिजेंस कमांडर हैं जो पाकिस्तानी फोर्सेस को रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बाढ़ को उठा कर ले जाएं। अब ड्यूरेंट लाइन जो 2642 किलोमीटर है, 2642 किलोमीटर की इस ड्यूरेंट लाइन से मुताल्लिक एक लंबी हिस्ट्री है, और अब ये हिस्ट्री 1893 की हिस्ट्री के, जिस वक्त असल में ये मुआहिदा हुआ था और ये ब्रिटिश कॉलोनी एरा के अंदर हुआ था। ब्रिटिश जो है ड्यूरेंट की जानिब से जो मुआहिदा किया गया था उसके बाद पाकिस्तान का ये स्टांस रहा है कि 1947 में ये ड्यूरेंट लाइन हमें विरसे में मिली है, और तालिबान हो या फिर अफगान अवाम हो, उनको ये ड्यूरेंट लाइन इसलिए अच्छी नहीं लगती है कि यहाँ पर जब बाढ़ लगाने की बात होती है तो बहुत सारी फैमिलीज़ को सेग्रीगेट करने की बात होती है, पश्तून फैमिलीज़ को अलहदा करने की बात होती है। लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि जो इनफिल्ट्रेशन गर्दों की हक्कानी नेटवर्क हो, वो इस हवाले से कोई कलादम तंजीमें हो, बैंड आउटफिट्स हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या ISIS हो, उनके स्लीपर सेल्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के नतीजे में भारी नुकसान उठाया और पाकिस्तान की फोर्सेस ने इस हवाले से ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया, ऑपरेशन अज़रबैजान किया है। अब यकीनन उन कुर्बानियों के सिले का वक्त आन पहुंचा है और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि बाढ़ लगाकर मुल्क को महफूज बनाया जा सके। बार क्या प्रोपेगेंडा अपनी जगह पर, लेकिन इसकी हकीकत भी देखने की जरूरत है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर बात करेंगे कि मजदूर को 1.5 रोटी का रिलीफ मिल गया है। ये 1.5 रोटी का रिलीफ क्या है, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान की पंजाब हुकूमत ने आज सूबे के दिहाड़ीदार मजदूरों पर एक बड़ा एहसान कर दिया है।
एक रोटी की कीमत में 3 साल में 10 रुपए इजाफा हुआ, चीनी की कीमत दोगुना हुई, घी की कीमत में 200% इजाफा हुआ, लेकिन घबराना हरगिज नहीं है, बल्कि पंजाब हुकूमत ने मजदूरों की उजरत में पूरे 23 रुपए इजाफा किया। इतनी दरिया दिली। 23 रुपए में मजदूर को 1.5 रोटी मिल, चाय का आधा कप दस्तयाब होगा, मजदूर वो मास्क खरीद कर मजदूरी कर सकेगा। अब पंजाब के मजदूर 777 रुपए यौमिया के बजाय पूरे 800 रुपए कमाएंगे। पंजाब सरकार ने ड्राइवर्स पर भी एहसान करते हुए उनकी रोजाना की उजरत में 100 रुपए इजाफा कर दिया है। अब से ड्राइवर्स 24 घंटे गाड़ी की सीट पर बैठकर पूरे 1100 रुपए कमाएंगे। मेरे रियासत जो इस देश में हरियाली ला करते हैं, उन्हीं के दौरे हुकूमत में माली की उजरत में भी इजाफा कर दिया गया है। फूलों और पौधों की निगहदाश्त करने पर अब एक माली को 850 रुपए मिलेंगे। उजरत में 50 रुपए इजाफा तो माली पर सबसे बड़ा एहसान है। मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान, क्या आप अपनी पंजाब सरकार से पूछ सकेंगे कि 800 रुपए रोजाना कमाकर एक मजदूर का घर का खर्च कैसे चलेगा? एक ड्राइवर 24 घंटे मेहनत करके सिर्फ 100 रुपए इजाफे में कैसे खुश होगा? आपने जो महंगाई की है ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, क्या ये छोटा सा इजाफा उसको कॉम्पनसेट करेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।